अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चे, जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर 12 कंटिन्यू है और बस कंप्लीट होने वाला है। उससे रिलेटेड जो हमने कल टॉपिक कंप्लीट किया 2 पार्ट्स के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। उससे नीचे आपके एक क्विक चेक है, ठीक है, जो मैंने आपको हमेशा बताया कि क्विक चेक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं और इसमें मोस्टली आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। तो इसलिए हम साथ साथ ही अगर क्विक चेक कर लें तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो आज जो हम क्विक चेक करने जा रहे हैं उसका वो है जी 12.6, ठीक है। उसमें टोटल हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन 1 मैंने इसलिए स्किप किया क्योंकि एक जो शॉर्ट क्वेश्चन है सेकंड वाला आपका, ठीक है, हमारे पास वो जो हम कल टॉपिक करेंगे वो उससे हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा, इस वजह से मैंने वो स्किप कर दिया। आज हम क्विक चेक 12.6 के 2 शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और साथ में फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को हम देखेंगे। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जी, वाई इज़ हाई टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट नीडेड टू फॉर्म SO3। हमने जब भी बात की है, हमने यही बात की है बच्चे कि जब सल्फ़र का रिएक्शन होता है ना ऑक्सीजन के साथ, और ये मिलकर क्या बना देते हैं जी, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। तो ये अंडर नॉर्मल कंडीशन भी हमारे पास ये रिएक्शन हो जाता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम क्या बनाएं, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस, क्या बनाएं, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, यानी कि सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जो हमारे पास बनी है, इसका अगेन हम रिएक्शन किसके साथ करवाएं, ऑक्सीजन के साथ, और मिलकर क्या बना दे, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस। तो हमारे पास ये अंडर नॉर्मल कंडीशन नहीं बनता, हमें यहाँ पर टेम्परेचर भी प्रोवाइड करना पड़ता है वो ऑलमोस्ट 450 डिग्री सेल्सियस, और साथ में हमें कैटलिस्ट भी देना पड़ता है जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं वेंडियम पेंटाऑक्साइड। तब जाके ही हमारे पास ये यहाँ पर SO3 की फॉर्मेशन होगी, अदरवाइज SO3 की फॉर्मेशन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अच्छा बच्चे, यहाँ पर बात आती है, यहीं पर वो यही बात पूछ रहे हैं, वाई इज़ हाई टेम्परेचर, हमें हाई टेम्परेचर और कैटलिस्ट को क्यों ज़रूरत होती है SO3 को बनाने के लिए। तो बच्चे इसमें सबसे मेन चीज़ जो हमारे पास आ जाती है वो ये है कि ये रिएक्शन खुद ब खुद प्रोसीड इसलिए नहीं होता क्योंकि बच्चे देखें, हर एटम्स ने जब आपस में रिएक्शन करना है ना, एटम्स यहाँ पर जिस तरह अगर मैं बात करूँ SO2 और ऑक्सीजन का आपस में रिएक्शन होना है, तो ये रिएक्शन खुद ब खुद नहीं हो जाता, इनके दरमियान इतनी एनर्जी होनी चाहिए, इनके दरमियान इतनी एनर्जी होनी चाहिए, SO2 के पास भी इतनी एनर्जी हो, ऑक्सीजन के साथ भी इतनी एनर्जी हो कि ये आपस में रिएक्शन करें और ये मिलकर क्या बना दे, SO3 हमारे पास बना दे, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बना दे। अगर इनके पास ये एनर्जी नहीं होगी तो ये SO3 की भी फॉर्मेशन नहीं कर सकते। अब ये एनर्जी कौन सी है और ये इसकी किस लिए ज़रूरत होती है, तो ये देख लेते हैं। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टर्म होती है, इसको आपने अच्छी तरह देख लेना है जी, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसकी डिफाइन क्या है जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कि कम से कम जो एनर्जी चाहिए है, क्या बात करने लगी हूँ, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन। हम सिंपली अगर मेंशन करें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें चाहिए किसके लिए, रिएक्शन के लिए, वो हमारे पास कौन सी एनर्जी कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी। अगर बच्चे ये इतनी एनर्जी हमारे पास जो पड़े हुए एटम्स हैं इनके पास नहीं हैं तो ये कभी भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। अब किस तरह देखें बच्चे, हमारे पास यहाँ पर मैं कहती हूँ कि सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस, क्या बात कर रहे हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस ने किसके साथ मिलना है जी, ऑक्सीजन के एटम के साथ मिलना है, और उसने क्या बनाना है जी, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, क्या बनाना है, सल्फ़र डाइऑक्साइड। अब बच्चे इसको सल्फ़र को ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनाने के लिए उसको ना ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, ये एनर्जी बैरियर जो सेंटर में आ रहा है, इतनी एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है। ये जो एनर्जी बैरियर इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी का नाम ही देते हैं। अगर इनके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी ना, इन दोनों के पास कि ये एक्टिवेशन, ये जो पहाड़ी है, ये जो हिल है, इसको क्रॉस कर सके तो ये कभी भी SO3 भी नहीं बना सकेंगे। जिस तरह मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल देती हूँ, आप अगर नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाते हैं और आप चाहते हैं कि मैं इस हिल को क्रॉस करके मैं दूसरे साइड पे जाऊँ, अगर आपके पास इतनी एनर्जी ही नहीं है
कि आप इस हिल को क्रॉस कर लें तो आप दूसरी तरफ भी नहीं जा सकते। यही हिसाब बच्चे केमिस्ट्री टर्म के अंदर होता है कि जब इन्होंने रिएक्टेंट्स ने आपस में रिएक्शन करना है तो इनके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो इस हिल को क्रॉस कर सकें, इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकें और हमारे पास क्या बना सकें, प्रोडक्ट बना सकें, हमारे पास क्या बना सकें, प्रोडक्ट बना सकें। अब सल्फर ट्राई, हम अगर अपनी बात की तरफ वापस आते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाने के लिए हमें क्यों ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ी और ज़्यादा हमें कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि बेटा अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, कैटलिस्ट ऐड कर देंगे तो ये जो एनर्जी बैरियर हो जाएगा ना, ये कम हो जाएगा, ये जो एनर्जी बैरियर होगा ये कम होगा। अब हमारे पास अगर थोड़ी भी एनर्जी होगी तो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके हम क्या बना सकते हैं जी, प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये थोड़ी सी डिटेल आप कह लें कि एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत सिर्फ इस वजह से पड़ी कि मैं आपको समझा सकूं। ये आपके लिए हमेशा के लिए बात है कि जब भी रिएक्टेंट्स ने आपस में रिएक्शन करना है तो उनके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट बना सकते हैं, अदरवाइज वो प्रोडक्ट नहीं बना सकते। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस के केस में उस एनर्जी उनके पास इतनी एनर्जी नहीं थी, अब उस एनर्जी बैरियर को उन्होंने कम करना था, इस वजह से हमें वहाँ पर टेम्परेचर और कैटलिस्ट को प्रोवाइड करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन आ जाता है, ये हमने वैसे डिटेल के साथ पढ़ा भी था। क्वेश्चन का नाम क्या है जी, हाउ डज द कैटलिस्ट वेंडियम पेंटॉक्साइड फंक्शन इन द कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO3। मतलब कि जो वेंडियम पेंटॉक्साइड है, ये जो अभी हमने बात की यहाँ पर ये यूज़ होता है, ये किस तरह वर्क करता है कि वो कन्वर्जन कर दे SO2 की SO3 के अंदर। और ये लास्टली भी हमने बात की थी, हमने कहा था कि जो वेंडियम पेंटॉक्साइड है ना, ये बेसिकली 2 स्टेप्स के अंदर हमारे पास कन्वर्जन करता है, 2 स्टेप्स के अंदर इसका रिएक्शन होता है। ठीक है, कितने स्टेप्स के अंदर, कितने स्टेप्स रिक्वायर होते हैं, हमें 2 स्टेप्स रिक्वायर होते हैं जी SO2 को SO3 में कन्वर्ट करने के लिए। सबसे पहला स्टेप क्या होता है जी, हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है। पहला स्टेप क्या है जी, ऑक्सीडेशन होगी किसकी, SO2 की। किस तरह, यहाँ पर देखिए बच्चे हमारे पास SO2 आता है, इसका रिएक्शन होगा V2O5 के साथ। अब ये वेंडियम पेंटॉक्साइड अपना ऑक्सीजन दे देगा, यहाँ से क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, तो मतलब कि ऑक्सीडेशन हो जाएगी SO2 की, और ये क्या बना देगा, सल्फर डाइऑक्साइड। पहला स्टेप ये हो जाएगा। और दूसरा स्टेप बच्चे हमारे पास आता है रीजनरेशन ऑफ वेंडियम पेंटॉक्साइड, यानी रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। क्योंकि मैंने ये लास्टली भी बताया था कि कैटलिस्ट यूज्ड नहीं होते, सिर्फ उनका काम है रिएक्शन को स्पीड अप करना, एट द एंड वो दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं। यहाँ पे जो V2O4 बन जाता है, यहाँ पे जब उसने ऑक्सीजन दी V2O4 बन गया, ये दोबारा से हाफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, V2O5, यानी कि वेंडियम पेंटाऑक्साइड। तो ये दोनों थे आपके क्विक चेक 12.6 के शॉर्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो चीज़ हमने देखनी है वो है जी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा जी, अब हमने किसको देखना है जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखना है। फिजिकल प्रॉपर्टी हम किसकी डिस्कस करने लगे हैं, हम डिस्कस करने लगे हैं जी H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की। क्योंकि अब हमने टॉपिक कौन सा स्टार्ट किया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड का, जिसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग भी देखी थी। ठीक है, और उसके बाद हमने उसके रिलेटेड क्विक चेक भी देखी। अब हम क्या देखने लगे हैं जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखने लगे हैं। अच्छा बच्चे, सबसे पहली बात, चूँकि सल्फ्यूरिक एसिड एक ऐसा केमिकल है जिसके अंदर अपनी ही बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है इसकी, एसिडिक बिहेवियर शो करता है, डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी है, तो इस वजह से इसको कहा जाता है जी किंग ऑफ केमिकल्स। इंशाल्लाह ये जो प्रॉपर्टीज़ मैंने अभी डिस्कस की हैं, ये सारी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, ये हम कल डिस्कस करेंगे। इसको क्या कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल। अब सबसे पहले बात की जाए कि हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है बच्चे, हमारे पास इसका जो मोलर मैस है, ये सारी चीज़ें जो अब मैं बताने लगी हूँ आपको 1 बाय 1 करके, आपके MCQs के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटे। इसका मोलर मैस हमारे पास होता है जी 98.097 ग्राम पर मोल। ये इसका सबसे पहले क्या आ जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मैस आ जाएगा। उसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट थिंग की बच्चे, हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये कलरलेस होता है, यानी कि इसका कोई भी ख़ास कलर नहीं होता, ये आउटडोरलेस होता है, इसकी कोई ख़ास स्मेल नहीं होती, और ये हमारे पास आप कहने के हैवी ऑयल टाइप होता है, यानी कि लिक्विडी फॉर्म के अंदर हमारे पास ये प्रेजेंट होता है, यानी कि ये विस्कस होता है लिक्विड की तरह। ठीक है, ये इसकी सेकेंड वन प्रॉपर्टी आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए हमारे पास डेंसिटी की,
ये भी आपके पास एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि डेंसिटी कितनी होती है जी सल्फ्यूरिक एसिड की। तो आप बताएंगे कि बच्चे सबसे पहले अगर बात की जाए डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है। और हमारे पास जो डेंसिटी है वो होती है जी 1.84 के राउंड अबाउट, ठीक है। अब मास का जो यूनिट होता है वो ग्राम और वॉल्यूम का क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब। तो यानी कि 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये क्या आ जाएगी डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्या आ जाता है जी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग। अगर बात की जाए मेल्टिंग पॉइंट की तो बेटा ये 10 डिग्री सेल्सियस पर ही हमारे पास मेल्ट यानी कि फ्रीज़ होने की, इससे नीचे क्या होना शुरू हो जाएगा वो फ्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। और अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हमारे पास 337 डिग्री सेल्सियस जैसे ही बच्चे हमारे पास 300 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचता है तो हमारे पास क्या होता है कि 300 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड हल्का हल्का बॉयल होना स्टार्ट होता है। यहाँ पर जाके ये डिकम्पोज होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए बच्चे हमारे पास तो हमारे पास ये आपके बुक में जो टेबल है उसको हमने डिस्कस किया है। उसके बाद जो आपकी बुक में एक दो बातें हैं उनको हम देख लेते हैं। बच्चे हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। ये चीज़ आपने याद रख लेनी है कि ये क्या होता है जी हमारे पास सॉल्युबल होता है किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है। अब ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। अगर आप लोगों ने बनाना है डाइल्यूट हमारे पास एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब आपको पता है हमारे पास दो तरह के एसिड होते हैं, एक होता है जी कंसनट्रेटेड और दूसरा होता है जी डाइल्यूट। अब मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगी हूँ। जब भी आपने डाइल्यूट करना है ना किसी भी एसिड को तो आपने इस तरह नहीं करना कि एसिड लिया और उसके अंदर पानी डाल दिया, नहीं, एसिड प्लस वाटर नहीं करना। इससे बच्चे क्या होंगे स्प्लैशेस हो सकते हैं, वहाँ से एसिड बाहर आने का खतरा है। आपने पहले वाटर लेना है और उसके अंदर आपने क्या करना है एसिड को ऐड करना है। ये बहुत आप कहने की कॉमन सी प्रॉपर्टी है जो हमने बताया और हमने कहा जी ये सॉल्युबल होता है जी वाटर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट वन अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड की, तो बच्चे जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये क्या करता है जी ये हाइग्रोस्कोपिक होता है। ये क्या होता है जी हाइग्रोस्कोपिक होता है। यानी हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है बच्चे हमारे पास कि ये क्या कर लेता है ये एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर वेपर्स को। वाटर वेपर्स को ये क्या कर लेगा एब्जॉर्ब कर लेगा। ये हमारे पास ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। ये पीछे भी हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट यानी कि उसमें से वाटर को रिमूव करने की कैपेसिटी रखता है। यहाँ पे दूसरे लफ्ज़ों में कह दिया कि ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, नहीं कि वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए बच्चे यहाँ पर देखें मैंने बनाया, जब भी आप इसकी बॉटल को लेंगे ना उसके ऊपर इस तरह निशान बनेगा, लिखा होगा ये पॉइजन है, ये बहुत ही हार्मफुल केमिकल होता है, ठीक है। ये क्या कर सकता है बच्चे हमारे पास अगर आप इसके कॉन्टैक्ट में आते हैं ना तो ये स्किन को बर्न भी कर सकता है। ये इंतहाई क्रूसिव होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्रूसिव है, पॉइजन है। अगर आप कांटेक्ट में आते हैं इसके, अगर आपकी स्किन के ऊपर अगर गिर जाता है तो ये स्किन को बर्न भी कर सकता है। ये इतना कंसनट्रेटेड और आप कह लें कि दूसरे लफ्ज़ों में क्रूसिव केमिकल है। तो ये जनरल सी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसके अंदर कुछ एमसीक्यूज़ भी आ रही है। आपके पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है। तो बच्चे आपने इसको देख लेना है। अगर फिर भी इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई तो आप लोगों ने पूछ लेना है। ओके बच्चे, अल्लाह हाफ़िज़।